हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार गौरव। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2023 तक अप टू डेटेड, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इस बुक में दिया गया है। ठीक है, करीब 9,920 क्वेश्चन से अधिक MCQ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी, केवल यूपी ट्रिपल एस सी में जो पूछा गया है। ठीक है, उसी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने सेट दिया गया है? 83 सेट्स हैं कुल मिला के जो है। ठीक है, और ये जो दिया ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनका ब्यूरो दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत करेंगे पेट एग्ज़ाम की। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो भी करिएगा। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। फिलहाल मुझे टाइम तो मिलता नहीं है कि मैं प्रतिदिन वीडियो बना सकूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी 10-12 घंटे जॉब भी करता हूँ, उसके बाद से समय मिलता है तो सोचता हूँ पढ़ाने के लिए। और आज से हमने शुरुआत किया है कि रोज़ एक एक वीडियो डाला करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी ने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं उसको हम लोग देख लें एक बार। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न उठाया हुआ है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली से प्रश्न पूछा है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न उठाया हुआ है। ठीक है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वहाँ जहाँ तक कि जिला प्रशासन से भी प्रश्न उठाया है। ठीक है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी ने सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ है वन लाइनर की तरह से जो है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पॉलिटी का पार्ट 1 का कुछ क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है पहले चैप्टर का जो है। ठीक है, भारतीय संविधान से जो है। ठीक है, तो आज हमको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आपको आर्टिकल्स बताना है कि कौन सा आर्टिकल्स राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, अनुच्छेद 338। यानी कि अनुच्छेद 338 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित करेगा। ठीक है, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनकी सेवा, शर्तें एवं कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा? 3 वर्ष तक का होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होगा? 3 वर्ष तक का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 338 के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है, और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार? दोस्तों, ये वीडियो अभी हाल ही में इसी 2023 में ही हुआ है। ठीक है, वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसमें सीधे सीधा उसने आर्टिकल्स पूछ दिया है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। यानी कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343।
यानी कि 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। अनुच्छेद 344 को देखते हैं। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बताया गया है। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो पत्रकार की भाषा है उसको बताया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये भी वीडियो एग्जाम में शिफ्ट पहले में इसी सत्र 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है। तो पेट के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो 356 आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है। किसकी विफलता में? तो वो संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। पेट में बहुत ही पेट के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इस स्थिति में राज्य का नियंत्रण सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। किसके अधीन आ जाता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के सीधे अधीन आ जाता है। ठीक है। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 20 जून 1951 को पेप्सू यानी कि पंजाब में लगा था। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। ठीक है। और किसकी विफलता में लगता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता में यह अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर ये पेट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया। ठीक है। 2022 में पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल्स है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बतलाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किस अनुच्छेद में 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है। ठीक है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 124। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या एवं मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल कितनी हो गई है? 34। ठीक है। एवं 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है। याद रखिएगा 50वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और कुल कितने हो गए हैं? 34। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? 124। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा पेट का सवाल है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पेट का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अनुच्छेद 110। ठीक है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वो धन विधेयक है या अथवा नहीं है। ठीक है। धन विधेयक है अथवा नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है इस पे जो, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। याद रखिएगा दोस्तों पेट का सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों कि अनुच्छेद 343 किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, यह भी दोस्तों यूपीट्रिपलएससी पेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 17 में, कितने में? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है हमारे दोस्तों? राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी दोस्तों? देवनागरी होगी। ठीक है, तो राज्य की भाषाएं अनुच्छेद 345 में है। ठीक है, तो अगर राज्य की भाषा पूछे तो अनुच्छेद 345 को हम बताना है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आर्टिकल 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के, यानी कि भाग 4 में आप लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, वो क्या देखिएगा? भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यह संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत की कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाग 4 में दिया गया है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में लेखपाल में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, लेखपाल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? यानी कि प्रेस, आपको बताना है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 19। आपका अनुच्छेद 19 सही है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3, कितने में? भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल 20 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
और अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आर्टिकल 19 होगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 19। ठीक है, और भाग संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 3 के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 19A। 19A याद रखिएगा, अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, डैश डैश दे दिया है, और ये 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 अनुसूची। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था। यानी कितनी अनुसूची का प्रावधान किया गया था हमारे दोस्तों? पहले 8 अनुसूची प्रावधान किया गया था। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल कितने हो गए? 12 अनुसूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कुल कितने अनुसूचियाँ हैं हमारे लिए? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अगर देखा जाए तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के तहत हुआ था, और 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची जो लेटेस्ट वाली है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमको याद रखना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची का प्रावधान है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन ए, आमुख। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख यानी कि प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। ठीक है, प्रस्तावना में जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, के मुंशी के अनुसार क्या कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की भविष्य फल है। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा है, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी भी कहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आमुख यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और यह लोअर मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी दोबारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यानी कि जो बैठक हुई थी कब हुआ था प्रथम बैठक? ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन डी दिख रहा है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा कब हुआ था? तो आपको ठीक है, 9 के बाद जो है 11 के बाद 13, यानी कि 9 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड हुआ था, प्लस जोड़ दीजिए 2, 13, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसके अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा का सबसे जो वयोवृद्ध सदस्य होने का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यानी कि प्रथम अधिवेशन के तहत जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो अस्थाई सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है,
दोस्तों संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, ओके। और उसके इस अधिवेशन के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसको याद रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बतलाता है। ठीक है, इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित उल्लिखित किया गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद की शक्ति है। ठीक है, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 249 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको भाग 11 अध्याय 1 ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा 26 नवंबर 1949 को। यानी कि भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाली एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पारित हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया था। और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है? अंबेडकर जी को। ठीक है, भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और ये भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितनी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। ठीक है, बाद में यह बदल गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय सुपरवाइजर का। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। याद रखिएगा, श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। और रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है? आसफ अली थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, दोस्तों जो एमएन ऑप्शन डी है, एमएन राय। ठीक है, इन्होंने सन 1934 में संविधान सभा का विचार रखा था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, संविधान सभा
का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, एम.एन. राय ने दिया था, सबसे पहले विचार एम.एन. राय ने दिया था। और 1935 के तहत जो आधिकारिक रूप से मांग की गई थी, ठीक है, 1935 के तहत, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार निश्चित आश्वासन की बात कही थी। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, एम.एन. राय। ठीक है, संविधान सभा की जो विचार किए थे एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राज्य मंडी परिषद का ये सवाल है। ठीक है, और 2019 में पूछा गया है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष के नाम बताइए। ठीक है, इसको स्टार मार लीजिएगा। ऑप्शन सी, H.C. मुखर्जी। तो कौन है इसके अध्यक्ष? H.C. मुखर्जी हैं। ठीक है, H.C. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और बी पट्टाभी सिद्धारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। किस कमेटी के? हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। किस कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? यह 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और पेट के एग्जाम में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा, कुल 15 होंगी। ठीक है, कुल 15 सदस्य थे। ठीक है, आइए उनका नाम देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 15 थी। ठीक है, ये बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख और अम्मी स्वामीनाथन, दक्षायानी वेलुधन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, एनी मस्करेनी, लीला राय, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और मालती चौधरी थी। यानी कि ये 15 महिलाओं का नाम है। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इन महिलाओं के नाम एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन डी देख रहे होंगे आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, जो B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में। ओके, पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, दूसरा डॉक्टर N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथे नंबर पर K.M. मुंशी और पाँचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, और छठवें N. माधवराव यानी कि बेल मित्र के स्थान पर थे। ठीक है, और 7वें नंबर के हैं D.P. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णाचारी थे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, और इनका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है
जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, यह किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक है, भारत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और दोस्तों याद भी रखना है भारत समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ये पहला टॉपिक समाप्त होता है और इसे यहाँ तक 20 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कमेंट करने के लिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जो आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल महिलाओं को समान अवसर, ऑप्शन बी मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सी है शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, और ऑप्शन डी है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हुए होंगे ट्रिपल से संबंधित, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित। दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा, ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।